सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के हवाले से, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप संभाल ली है। 35 साल जय शाह, जो आईसीसी के सबसे कम उम्र चेयरमैन बने हैं, उन्होंने अपनी पहली तकरीर में खेल को आलमी सतह पर फरोग देने, खासतौर पर खवातीन के क्रिकेट की बेहतरी और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयारियों पर जोर दिया। जय शाह ने अपने वसी इंतजामी तजर्बे के जरिए क्रिकेट के लिए नए इम्कानात को तलाश करने और खेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म जाहिर किया है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा अब भी जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के माबैन इख्तलाफात के बाइस आईसीसी के हुक्काम ने एक मुतबादिल पार्टनरशिप फार्मूला तैयार करने की तजवीज़ दी है। इस फार्मूले के तहत पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम दुबई में अगले 3 साल के लिए मुनक्किद किए जा सकते हैं। पीसीबी ने भारत में हाइब्रिड मॉडल के इत्तलाक के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई भी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से इनकार किया है और तहरीरी मुआहदे या कानूनी दस्तावेज का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय हुकूमत से ये वजाहत भी मांगी है कि पाकिस्तान के दौरे से इनकार के पीछे क्या वजूहात हैं, ताकि ये पता चल सके कि हिंदुस्तानी टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें क्यों अलाउ नहीं कर रही। ये तनाज़ा उस वक्त अहम मोड़ पर है और कहा जा रहा है कि 24 घंटों में हतमी फैसले का भी इम्कान है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, जहां हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान को करनी है, पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग मिली हुई है, लेकिन अभी हिंदुस्तान के पाकिस्तान ना आने की वजह से ये तमाम तर इशू क्रिएट हुआ है। और इसी के बीच में हम देख रहे हैं कि जो जय शाह हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमेश शर्मा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उमेश, आप क्या समझते हैं जय शाह को आईसीसी चेयरमैन बनने पर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत तनाज़े के तनाजुर में? सर बहुत से चैलेंजेस होंगे इसमें जय शाह के सामने। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब जिस वक्त वो इंडिया मतलब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जिस वक्त वो रहे हैं, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस को लेकर जितनी खींचातानी रही है, अब उसको किस तरह दुरुस्त करना है बतौर आईसीसी चेयरमैन। क्योंकि अब वो सिर्फ इंडिया के लिए फैसले या सिर्फ इंडिया सेंट्रिक फैसले नहीं होंगे उनके, इसलिए क्योंकि अब उनके फैसलों का बड़ा असर जो है इन दोनों मुल्कों के रिश्तों पे पड़ेगा, क्रिकेट के रिश्तों पे पड़ेगा। और इसलिए अब उनको फैसला ये सोच समझ के लेना होगा कि ना कि सिर्फ एक किसी मुल्क के लिए, बल्कि दोनों मुल्कों को ध्यान में रखा जाए। दोनों ही आईसीसी के फुल टाइम मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि अगर किसी मुल्क को आईसीसी का इवेंट मिला तो उसको वहीं पे कैसे कराना है, बजाय हाइब्रिड मॉडल के, बजाय शिफ्टिंग के, बजाय इस तरह की चीजों के। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये चैलेंज अगर इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है तो इन फ्यूचर हिंदुस्तान को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत से मेन इवेंट्स हैं जो कि हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं। बिल्कुल यकीन है। मतलब एक दूसरे के अगर आप आना जाना मतलब क्रिकेट को लेके अगर 2 दफा मतलब वहां से पाकिस्तान आ चुकी है, तो इधर से बीसीसीआई को या आईसीसी को इस चीज पर अब स्टेट अपना क्लियर करना चाहिए कि एक आध दफा मतलब चाहे वो लाहौर में ही कराएं या फिर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ही मैच कराएं, जो लाहौर है, रावलपिंडी है, चाहे इधर ही मैच कराएं, पर एक दफा पाकिस्तान को ये मौका देना चाहिए आईसीसी को और इंडिया को। ठीक है। अच्छा उमेश, आप किस तरह समझते हैं, जैसे जय शाह ने हिंदुस्तानी क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसको बहुत ऊपर वो लेकर आए हैं, अब आईसीसी के चेयरमैन वो बन चुके हैं, आपको लगता है कि एशिया में क्रिकेट की तरक्की के लिए वो ज्यादा काम कर सकते हैं? आलमी जो इवेंट्स हैं उनकी मेजबानी भी उन्होंने देखनी है। यकीनन एशिया की इसमें जो एशिया की क्रिकेटिंग ग्रोथ है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एशिया का बंदा वहां पे जय शाह मतलब बतौर आईसीसी चेयरमैन अभी काम करेंगे कुछ साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशियाई खित्ते में आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन सारे ही ममालिक पर एक बड़ा असर पड़ेगा क्रिकेटिंग फैसले जो भी जैसा लेंगे इस दौरान में। और वो यही चाहेंगे कि जितना हो सके सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेटिंग ग्रोथ हो। ठीक है। अच्छा, जय शाह की क़यादत में आप किस तरह से समझते हैं, जैसे खवातीन की क्रिकेट की हम बात करते हैं या क्रिकेट की आलमी सतह पर फ़रोग के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी नई प्लानिंग उनके पास है? बहुत सी प्लानिंग होती है सर। देखो इंडिया में सबसे पहले उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ के लिए सबसे पहले इक्वल पे स्केल को इक्वल किया। जितने मतलब इनको लड़कों को जितनी सैलरी मिलती थी उतनी ही लड़कियों की भी सैलरी बराबर की क्रिकेट बोर्ड ने, वो बराबरी का वो दर्जा दिया उनको। और ऐसी ही कुछ बराबरी की चीजें मुझे उम्मीद है कि जय शाह बतौर आईसीसी चेयरमैन भी कुछ ना कुछ एक्शन ऐसे लेंगे जिससे वुमेन्स क्रिकेट जो है मेंस क्रिकेट के बराबर आगे खड़ा होगा।
ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्पेसिफिकली ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट हमें ये बताया जाए कि क्यों हिंदुस्तानी जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या वजूहात हैं। भारत अभी जिस तरह से भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको पीसीबी तस्लीम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। आप अभी क्या समझते हैं, भारत जिस तरह से अभी भारतीय गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो ये तस्लीम ना करने की क्या वजूहात हैं? सिर्फ सियासी फैसला है या इसमें कोई इंतजामी फैसला भी है? सर, सियासी फैसला इसको काफी हद तक माना जा सकता है, क्योंकि इतने वक्त तक कोई इंतजामी फैसला इतने वक्त तक नहीं है कि एक ही फैसला रह सकता है। इंतजामी फैसले बदलते हैं वक्त के साथ। अगर पिछले लगभग 1.5 दहाई हो चुकी है इस बात को, जब से ये तनाज़ुर चला आ रहा है, तो अगर इतनी देर तक अगर कोई बात लटकी रहती है तो वो इंतजामी फैसला महज नहीं रह जाता है, फिर इसके पीछे सियासी फैसले और सियासी असरात भी जो चीजें हैं उनका भी बहुत बड़ा असर है। ठीक है। और फिर अब आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद, या मजीद मुश्किलात पैदा होंगी? क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज है वो तो कब से खत्म हो चुकी, अब आईसीसी इवेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि मुश्किलात पेश आ रही हैं। पर तवक्कुआत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते, क्योंकि जय शाह ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त में जब और ज्यादा खींचातानी हो पड़ी थी। तो हाँ, हो सकता बतौर आईसीसी चेयरमैन उनके फैसले अच्छे हों, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेटिंग रिश्ते अब सुधरेंगे। ठीक है। और आपको किस तरह से लग रहा है, जैसे अभी हिंदुस्तान ये कह रहा है कि किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल लें, जब हिंदुस्तान में इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी कहेगा कि किसी न्यूट्रल मकाम पर ही खेल लेते हैं, तो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा, इतना ईजी होगा हिंदुस्तान के लिए भी? अब सर, इजी हो ना हो, फिर दोनों को एक दूसरे का मान के चलना पड़ेगा। अगर भाई एक कंपनी मनवा रहा है तो दूसरे की भी माननी पड़ेगी। तो फिर दूसरी चीज ये कि इसका फायदा नुकसान इन दोनों को, तो फायदा ही तो दोनों को ही नहीं है, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। जो पिछली दफा जब मैं बैठा था, जब भी इसी शो में मैंने बोला था कि हर डिस्ट्रीब्यूटर इसका फायदा उठाएगा। हम लोगों को कल इसका, हम लोगों की जो तनाजा है इसका फायदा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा। जिसके यहाँ मैच होगा उसको बड़ा फायदा होगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, वो करने देते, बेवकूफी तीसरा बंदा फायदा उठाता रहेगा। ठीक है। अच्छा उमेश, जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को जिस तरह से परवान चढ़ाया गया, आईसीसी की क़यादत में भारतीय असर रसूख पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत से लोग आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं कि इतना ज्यादा असर रसूख है उन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सब चीजें एक अलग चीज होती है। आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान को इवेंट देता भी नहीं आईसीसी। ऐसी कोई बातें नहीं है, ये सब सोशल मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, या सोशल मीडिया की बनाई हुई हवा है। आईसीसी जो है वो अपने सारे फुल टाइम मेंबर्स को ख्याल में रख के चलता है, और इसमें भी फैसले भी सिर्फ अकेले जय शाह के या किसी बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव के नहीं होंगे। पूरे एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, कमेटी होती है, वो फैसले देती है। तो आईसीसी है, उसमें इंडिया का कोई उतना बड़ा उसमें कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और जय शाह की बतौर आईसीसी चेयरमैन तक कर रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं ये क्रिकेट के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अगर क्रिकेटिंग इंडिया पाकिस्तान को साइड रख के क्रिकेटिंग एस्पेक्ट को रखते हैं तो ठीक है। लेकिन उमेश, आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से तो बारहा कोशिश की गई। हमने जब देखा कि एशिया कप हुआ तब भी हम हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए, जब वनडे वर्ल्ड कप आया तब भी पाकिस्तानी टीम ट्रैवल कर गई, पाकिस्तानी टीम के लिए भी वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट से जब अहमदाबाद में वो खेले, लेकिन पाकिस्तानी टीम आए, दिल बड़ा करके आए। तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट क्यों फिर ये अलाउ नहीं कर रही है? बहुत सी ऑप्शंस पीसीबी की तरफ से रखे गए हैं, किसी भी ऑप्शन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक जिद में आ गई है कि किसी सूरत भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो लेने देंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी का? ऐसा गवर्नमेंट की जिद को तो अब देखो, मैं कोई सियासी बयान से तो मैं बचूंगा पहली बात तो, लेकिन हाँ, अब ये सीधे इसमें सियासी असरात हैं इस फैसले के पीछे। ये क्रिकेटिंग फैसला सिर्फ नहीं, अब ये सिर्फ क्रिकेटिंग का मसला नहीं रह गया। अब एक सिर्फ क्रिकेटिंग एक फैसला नहीं रह गया है। अब ये नाक का मसला दोनों ने बना लिया, एक अना का मसला हो चुका है दोनों के लिए। खैर, पाकिस्तान ने इतना ऑप्शंस दिए, उसके बाद एक बैठ के बातचीत इस पर होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और वो हाइब्रिड मॉडल में जाना और चीजों में जाना, और फिर उधर से 2 बार टीम का आ जाना, इधर से एक भी बार ना जाना, तो ये फिर क्रिकेटिंग फैसला नहीं नजर आता है पहली बार में। इसके पीछे फिर सियासी चीजें ही असरअंदाज है।
लेकिन उमेश, आपको लगता है कि इस तरह की बहुत सी फिर मुश्किलात क्रिएट होंगी इन फ्यूचर? अगर हम देखें, अगर ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी अगर किसी हाइब्रिड वेन्यू पर होती है, हाइब्रिड मॉडल उस पर अपनाया जाता है, तो फिर आपको लगता है कि फिर आगे भी जो इवेंट्स होंगे उसमें हिंदुस्तान को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? फिर पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा, बायलैटरल सीरीज खत्म हो गई, आईसीसी के इवेंट्स ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। इसका एक सॉल्यूशन है फिर इंडिया पाकिस्तान के लिए। मैंने पिछले शो में भी सेम बात बोली थी, मैं आज भी उसको सॉल्यूशन को रिपीट कर देता हूं कि अगर वीडियो बाय एनी चांस पीसीबी के किसी हुक्मरान तक या बीसीसीआई के किसी हुक्मरान तक पहुंचता है, फिर एक ही चीज है कि दोनों अपनी अपनी नाक को लेके अड़ जाए, वो उसके यहाँ ना जाए, वो उसके यहाँ ना जाए, ना पाकिस्तान इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान जाए। ठीक है, जब कोई आईसीसी इवेंट इंडिया में हो तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर दे उसका, और जब पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट है तो इंडिया भी बाहर बैठ जाए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। फिर जब इतना बड़ा मसला नाक का बना ही रहे तो फिर पूरी तरह बनाना चाहिए इन दोनों को ही कि भाई हम जाएंगे ही नहीं, फिर वो फायदा नुकसान देखा जाएगा। दर्शकों को, मतलब ऑडियंस का क्या है, वही चीज में बोलो, ऑडियंस का क्या है, वो बाकी क्रिकेट मैचेस देख लेंगे जिन्होंने कवर करने। उमेश, जो नुकसान है वो तो क्रिकेट लवर्स का होगा, यकीनन होगा सर, लेकिन फिर इनको समझ में आने वाली चीज नहीं ना। अगर इनको यही नुकसान की बात समझ में आनी होती तो पिछले 15 साल में समझ में आ जाती है। 15 साल से एक ही चीज खींचे चली आ रही है। लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो बहुत ज्यादा, पहले भी हमने देखा, जैसे मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी हम आ गए, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए भी इसीलिए माने थे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान पाकिस्तान में आके खेले। आप जो बात कर रहे हैं मैं वो अग्री कर रहा हूं उससे कि दोनों बोर्ड इस वक्त अपनी जिद पर कायम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक दुरुस्त स्टांस पर कायम है? ये पाकिस्तान का राइट है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप मिला था तो पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेंगे, इसी तरह से हिंदुस्तान को भी ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको ये नहीं लग रहा कि गलती हिंदुस्तान की तरफ से है? सर गलतियां अब इसमें मैं किसी एक बात है कि इसमें पूरे एस्टेब्लिशमेंट का फैसला आप किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ये आज का फैसला नहीं है, ये 15 साल से जो भी बंदा है बीसीसीआई में जिसके इख्तिदार में रहा है उसका वही फैसला। तो अब किसको एक को किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये हुकूमत से माइंडसेट बहुत जगह चलते हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। पीसीबी डायरेक्टली सियासत से जुड़ा हुआ है भाई, उसमें गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वो, वहां पे बीसीसीआई है प्राइवेट, पीएसयू करके है, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट दखल है सियासत का। दूसरी चीज, पीसीबी अपने स्टांस पे ठीक है कि गलत है, उस चीज पे वो जो भी है उनका अपना स्टांस है भाई। उनको आईसीसी का इवेंट मिला, उन्होंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिए, सब चीज दी। वही चीज बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान को ऑप्शन दिए थे, हैदराबाद में मैच खेलना है तो पाकिस्तान की टीम आई थी। उसी तरह जिस पीसीबी ने भी इनको ऑप्शन दिया था कि लाहौर में आपके मैचेस करा दिए जाएंगे और बस से मैचेस के बाद अब दिल्ली इंडिया से अप डाउन भी पॉसिबल है, अमृतसर से किसी होटल से। ये चीज के ऑप्शंस भी दिए गए थे, मतलब इस चीज को मैं भी बराबर से फॉलो कर रहा हूँ। तो अब अगर जब नहीं मान के देना इन्होंने तो ऑडियंस के पास सर बहुत कुछ है, ऑडियंस इस चीज को भी बर्दाश्त कर जाएगी। जिन्होंने इतना कुछ 75 साल में बर्दाश्त कर लिया तो इसको भी कर जाएंगे। इनको क्या लगता है कि ऑडियंस क्रिकेट लवर्स इतने नहीं है कि इनकी अनाओं के मसले झेलेंगी, वो इसको भी झेल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी, लेकिन आपको नहीं लगता कि दूरियां इस तरह से मजीद बढ़ती चली जाएंगी? जिस तरह से हिंदुस्तानी क्राउड ने ग्राउंड में जाकर मैचेस देखे हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम भी चाहते हैं कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को लाहौर के, रावलपिंडी के ग्राउंड्स में खेलता हुआ देखें। सर क्रिकेटर्स खुद भी बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तान जाके एक दफा खेलना चाहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन लोगों को मुंह से कई बार निकल चुका है कि हम भी उन ऑडियंस के बीच में खेलना चाहते हैं। जब पुराने लोग आपके शोएब अख्तर या हरभजन सिंह अपने दोस्ती के किस्से शेयर करते हैं, शाहिद अफरीदी, ये लोग जब अपने किस्से शेयर करते हैं तो इन लोगों को भी लगता है जो आज के दौर के एकमात्र प्लेयर है रोहित शर्मा इस टीम में, जो मौजूदा भारतीय टीम है, पाकिस्तान में खेला हुआ है। वो 2008 का एशिया कप जिसके मैचेस कराची में भी खेले गए थे और कई जगह पे खेले गए। तो बहुत से क्रिकेटर्स का भी माना है, लेकिन क्रिकेटर्स भी क्या, वो भी बेचारे मुलाजिम है, वो कितना बोल सकते। ठीक है, अच्छा अभी आप क्या समझते हैं बीसीसीआई की अगर हम बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, दोनों की तरजीहात में एशिया में क्रिकेट की तरक्की को हमें देखना चाहिए कि एशिया में किस तरह से हम क्रिकेट की तरक्की को फरोग दे सकते हैं? उसका सर एक ही पॉसिबल तरीका है कि जितनी भी जगह है उधर ना क्रिकेट होना चाहिए। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो और बांग्लादेश हो, जितने भी ममालिक हैं इनमें क्रिकेट को जो है फरोग मिलना चाहिए और एक दूसरे से जो तनाज़े हैं वो खत्म होने चाहिए। जितने भी ये ग्रजेस लिए बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड्स, एंड इसमें फॉरमोस्ट थिंग ये होनी चाहिए प्रायोरिटी पे इन लोगों की, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो या आईसीसी हो, कि जितने इंडिया पाकिस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है ना, इसको खत्म किया जाए जितनी जल्दी हो सके। बहुत शुक्रिया भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमेश शर्मा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त देकर 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में एक शानदार कामयाबी हासिल की है।
ये मैच पाकिस्तानी टीम के लिए अहमियत का हामिल था, क्योंकि न सिर्फ एक नया आगाज़ था बल्कि पाकिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अपने खेल को साबित करने का एक बेहतरीन मौका था। सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस फैसले के साथ ही एक मजबूत हिकमत अमली अपनाते हुए उन्होंने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन का मजमूआ बनाया। इस स्कोर की बुनियाद पर पाकिस्तान को मुकम्मल यकीन था कि जिम्बाब्वे की टीम को यह हदफ हासिल करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनकी बैटिंग में तवाज़ुन नजर आया। उस्मान खान और तैयब ताहिर की शानदार इनिंग्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को मुस्तहकम किया, जबकि दीगर खिलाड़ियों ने भी अहम मौक़ों पर मुआवनत फराहम की। तैयब ताहिर की 39 रन की इनिंग्स खासतौर पर काबिल ज़िक्र थी, जिसकी बदौलत वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उनकी शराकत ने पाकिस्तान को एक मजबूत मजमूआ देने में मदद दी और एक ऐसे मौके पर अहम किरदार अदा किया जब दूसरे खिलाड़ियों के साथ स्ट्राइक रेट बरकरार रखना ज़रूरी था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिम्बाब्वे के बैटर्स पर दबाव डालकर उन्हें 108 रन पर ऑल आउट कर दिया। स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इन दोनों ने ही 3-3 विकेटें हासिल की, जो कि पाकिस्तान की जीत में अहम संग मील साबित हुई। हारिस रऊफ और जहांदाद खान ने भी अपनी बॉलिंग से कमाल दिखा और जिम्बाब्वे को मैच में वापस आने का कोई भी मौका नहीं दिया। जिम्बाब्वे की टीम के लिए मैच इंतहाई मायूसकुन रहा। 165 रन के हदफ के ताकुब में वो शुरू से ही मुश्किलात का शिकार हुए और पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने उनका बैटिंग लाइन बुरी तरह से नाकाम रहा। सिकंदर रजा की 39 रन की इनिंग्स के बावजूद जिम्बाब्वे के बैटर्स अपनी टीम को जीत की तरफ नहीं ले जा सके और पूरी टीम 16वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई। इस शिकस्त की एक बड़ी वजह पाकिस्तानी बॉलिंग की भरपूर कारकर्दगी थी, जिसने जिम्बाब्वे के बैटर्स को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। इस सीरीज़ की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में मुकम्मल तवाज़ुन नजर आ रहा है और इसके अलावा नौजवान खिलाड़ियों की जो शमूलियत है और उनकी कारकर्दगी ने पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद दी है। इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिम्बाब्वे की टीम भी एक मजबूत हरीफ है, जो कि हमें पहले वनडे मैच में हरा चुकी है और वो अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मैदान में आ सकती है। तो पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाए और सीरीज़ को अपने नाम करें। सीरीज़ के अगले मैचेस में पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली को भी मजीद बेहतर करना होगा, खासतौर पर जब हम बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो उसमें तवाज़ुन पैदा करने के लिए, ताकि जिम्बाब्वे की जो टीम है उसको मजीद चैलेंजेस दिए जा सकें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी, आपके ख्याल में इस फतह की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बॉलिंग का दबाव ज़्यादा था या फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर बना लिया था? 160-170 रन बनाती है T20 क्रिकेट में, उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो मैच जितवा देती है। ठीक है, इस टीम में ना शाहीन शाह अफरीदी हैं, ना नसीम शाह हैं, और भी खिलाड़ी हमारे इसमें जो सीनियर बाबर आजम भी नहीं है, लेकिन जी हाँ, बाबर आजम भी नहीं है। गो के अब उनकी जगह T20 में बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अबरार से बड़ी खुशी हुई इसलिए कि वो काफ़ी अनफिट भी चल रहे थे, टेस्ट मैचों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सुफियान मुकीम उनका सिलेक्शन हुआ इस टूर के लिए, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग की। तो जब एक अच्छा टोटल हो गया था, और खुसूसन उस वक्त अच्छा टोटल हुआ, 15 ओवर में पाकिस्तान के 105 रन थे, उसके बाद आखिरी 5 ओवर में 60 और आखिरी 3 ओवर में 48 रन बने, जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी तैयब ताहिर की और इरफान खान की। इन दोनों ने बड़ा अच्छा आखिरी 5 ओवर में बैटिंग की। डेथ ओवर्स में इसी तरह की बैटिंग की जाती है, और फिर अबरार ने शुरू में ही आउट कर दिए। उनके जिम्बाब्वे की टीम में उनके 2 एक्सपीरियंस प्लेयर क्रेग अर्विन और शॉन विलियम्स दोनों नहीं है, उनको इस T20 सीरीज में सिलेक्ट नहीं किया, वो वनडे में खेल रहे थे। तो अच्छी जीत है और नौजवानों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अच्छी बुनियाद रखी है जो आगे सीरीज में काम आएगी। ठीक है शाहिद साहब, आप किस तरह से समझते हैं, एक बड़ा फुकदान हम देखते थे स्पिन बॉलर्स का पाकिस्तानी टीम में, आपको लगता है सुफियान मुकीम है या इब्रार अहमद हैं, जिस तरह से जिम्बाब्वे के बैटर्स को भी इन्होंने मुश्किल में डाला, 3-3 विकेटें हासिल की, अब परमानेंटली अब आपको लगता है ये स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं इन दोनों में से कोई भी? बिल्कुल बन सकते हैं। सुफियान मुकीम ने जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह अबरार ने बॉलिंग की है, आपको 2 अच्छे स्पिनर मिल गए, लेकिन अभी तक हम वाइट बॉल और रेड बॉल अलग नहीं कर पा रहे। वाइट बॉल और रेड बॉल हमें अलग करनी पड़ेगी, अपने प्लेयर वाइट बॉल के अलग करने पड़ेंगे, रेड बॉल के अलग करने पड़ेंगे। और सुफियान मुकीम, अबरार वाइट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एक प्लेयर और अच्छा है जो इस स्क्वाड का हिस्सा है, अरफात मिन्हास, वो बैटिंग भी बड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो अरफात मिन्हास, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये अच्छे स्पिनर हैं। फिर जाहिर है शादाब खान अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करें, वो भी आ जाएं वाइट बॉल की टीमों में, तो पाकिस्तान के पास अच्छा एक बैकअप हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है
कि आप इस तरह की सीरीज में जो बायलैटरल होती हैं अपना बैकअप तैयार करें, अपने वो प्लेयर तैयार करें जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर होते हैं। ठीक है, और शाह साहब आप किस तरह से समझते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स का दबाव ज्यादा था इस मैच में जिम्बाब्वे के बैटर्स पर, या फिर जो गलतियां उन्होंने की उस वजह से वो ज्यादा आउट होते रहे? गलतियां भी की, आप देखें मारूमानी और सिकंदर रजा ने बड़ा अच्छा तीसरे विकेट पे बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे और वो हिटिंग भी कर रहे थे, मारूमानी भी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, लेकिन एक वो गलत रन जज करते हुए वो रन आउट हुए और उसके बाद फिर एक दो प्लेयरों ने और भी कोशिश की, सिकंदर ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि रन रेट ज्यादा हो रहा था तो सिकंदर को ऊंचे शॉट खेलने पड़े और उसी तरह एक ऊंचा शॉट खेलते वो पॉइंट पे आउट हो गए। तो जिम्बाब्वे के प्लेयरों ने थोड़ी गलतियां भी की, कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी थी, स्पेशली पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। ठीक है, और अभी आपको क्या लगता है, अभी 2 मैचेस बाकी हैं इस सीरीज को पाकिस्तान को अगर जीतना है या व्हाइट वॉश की तरफ भी जाना है, तो कौन से शोबों में मजीद बेहतरी की हमें जरूरत है ताकि सीरीज को मुकम्मल तौर पर हम अपने नाम कर सकें? देखिए, बैटिंग में और मजीद बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। अब जो है नॉर्म जो है वो 200 प्लस हो गया है T20 क्रिकेट में। जिस तरह देखें आप, इंडिया बैटिंग कर रहा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है, हम बहुत पीछे हैं 200 बनाने में। इसकी यही वजह है कि हम थोड़ा अपना बॉलिंग पे रिलाई करते हैं। हम सोचते हैं 170 160 रन इतने हो गए कि हमारी बॉलिंग हमें संभाल लेगी, लेकिन हर बार बॉलिंग नहीं संभालेगी। कभी कभी बॉलिंग का अगर बुरा दिन हो, कभी कभी स्पिनर्स का बुरा दिन हो, तो आपको बोर्ड पे अच्छे बड़े रन चाहिए होते हैं। आप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड देख लें, इंडिया ने 40 दफा 200 प्लस का स्कोर किया है और हमने अभी तक सिर्फ 11 दफा T20 में 200 प्लस स्कोर किया, और हमारा आखिरी 200 जो है वो सितंबर 2022 में हुए, यानी हम 2 साल तकरीबन हो गए कि T20 इंटरनेशनल में हमने कोई 200 प्लस स्कोर नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। शायद साहब, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी भी मुतज़ाद इत्तलात ही सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ बात करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो बड़ा एक वाज़ेह स्टांस था कि किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं किया जाएगा। अब कुछ खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं PCB को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और बिलाखिर पाकिस्तान को ही शायद इस मामले में झुकना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान ने अपना ठोस मौक़िफ़ देके हिलाया तो है, ना सिर्फ ICC को हिलाया है बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी हिला दिया, और ये कहकर कि अगर इस दफ़ा हाइब्रिड मॉडल हुआ तो आइंदा 3 साल के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। उन आइंदा 3 सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो चल रहे हैं ICC के वो पूरे होंगे, यानी 2027 तक। तो पाकिस्तान ने हिलाया तो है और अपने मौक़िफ़ पे कायम भी रहा है। अब पाकिस्तान ने एक और फार्मूला दिया है और यही फार्मूला दिया है कि अगले 3 साल अगर भारत की टीम नहीं आती, हमें हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी कराना पड़े, तो हम भी 2026 में अगर हमें जाना पड़ा, यानी चूंकि 2026 में श्रीलंका भी को होस्ट है, तो हम अपने मैचेस श्रीलंका में आराम से खेल सकते हैं, तो हम भी नहीं जाएंगे। और ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान का, और इसके ऊपर पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए। लेकिन शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ऑप्शंस देने का सिलसिला है, जो बात मानने का सिलसिला है, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही है? एशिया कप में भी हम हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मान गए। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, हम वर्ल्ड कप खेलने भी चले गए थे हिंदुस्तान, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो फिर इस तरह से ही कर रहा है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को एक इवेंट मिला था होस्ट करने के लिए, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फायदा होना था, ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी बड़ा फायदा होना था। अगर अब जो ऑप्शंस पाकिस्तान की तरफ से लेटेस्ट दिए गए हैं, अगर इस पर भी हिंदुस्तान नहीं मानता तो फिर क्या करेंगे? कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर वो कहते हैं कि हम यहीं तक मानेंगे, जब हमारे इवेंट्स होंगे तब पाकिस्तान हिंदुस्तान ही आए, तो ये तो फिर मुश्किल ही बनी रहेगी। नहीं, वो मान जाएंगे, इसलिए उन्हें पता है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में 2 मेजबान है, भारत भी है, श्रीलंका भी है। वो श्रीलंका में पाकिस्तान को डाल देंगे, पाकिस्तान का ग्रुप श्रीलंका में डाल देंगे। गो के हमेशा वो ये करते हैं, ICC ये करती है जानबूझ करके कि एक ही ग्रुप में पाकिस्तान को रखती है, ताकि कम से कम 2 मैच तो हो जाएं, एक ग्रुप वाला मैच और एक अगर दोनों टीमें नॉकआउट में जाती हैं। तो भारत मेरा ख्याल है मान जाएगा, 2027 तक तो मान जाएगा। और अब पाकिस्तान को ये एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि हम एशिया कप में जो 2025 में भारत को दिया गया है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ जिस तरह से ICC के चेयरमैन अब जय शाह बन चुके हैं, उनकी इस तकर्री को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले ही बहुत कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर BCCI का। अब जय शाह वहां पर सीट पर विराजमान होंगे तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, या आपको लगता है कि सिर्फ क्रिकेट की तरक्की के लिए खालिसतन वो काम करेंगे?
देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। पाकिस्तान को जहां वो मौका लगेगा नुकसान तो पहुंचाएंगे, इसलिए कि उनकी हुकूमत की भी पॉलिसी है, उनकी अपनी भी पॉलिसी है कि पाकिस्तान को पनपने नहीं देना, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचाना। ठीक है, पाकिस्तान को अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा, अपनी हुकूमत का ऑर्डर में करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी आ रही है, हमारा अपना घर अच्छा हो जाएगा तो हम दूसरे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपना घर अच्छा करना पड़ेगा। तो जय शाह से यही उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जहां भी उनको मौका मिलेगा, ऑल्दो कि वो क्रिकेट के लिए एक अच्छा फायदा साबित हो सकते हैं, उनको चाहिए तमाम मुल्कों को साथ लेकर चलें और इंडियन होकर ना चलें बल्कि आईसीसी के चेयरमैन होकर चलें। उनमें हुनर है, उनमें क्रिकेट चलाने का, क्रिकेट को आगे बढ़ाने का, क्रिकेट को कमर्शियली वायबल बनाने का एक हुनर है। तो उनको चाहिए कि जहां ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, जहां इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका को, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और बड़े दिल का मुजाहरा करें, इसलिए कि अब वो बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके साथ अपनी जो लॉबिंग है उसको बेहतर करने की जरूरत है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि पाकिस्तान ने भी अगर आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर कोई बात मनवानी है तो दूसरे बोर्ड्स की सपोर्ट भी हो पीसीबी के पास। बिल्कुल ऐसा जरूरी है, इसलिए कि हाइब्रिड मॉडल पे तो अभी तक कोई सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, किसी ने भी नहीं उठाई। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी मोहसिन नकवी साहब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से भी मिले, मुबशिर उस्मानी से, अभी वो इंग्लैंड गए थे तो वहाँ रिचर्ड थॉमसन जो ईसीबी के चेयरमैन है उनसे भी मुलाकात की। तो ग्रेजुअली अब ये करना पड़ेगा। हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारे यहाँ चेयरमैन जल्दी जल्दी चेंज होते रहें, अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब ज्यादा अरसे तक रहें ताकि वो लॉबिंग कर सकें। और फिर आईसीसी में भी लॉबिंग की जरूरत है कि आईसीसी में स्पॉन्सरशिप का पैसा एक ही मुल्क से आना खतरनाक है और स्पॉन्सर्स आईसीसी ढूंढे, और इसी के साथ साथ आईसीसी की गवर्नेंस भी बेहतर हो, इसमें गैर जानिबदार डायरेक्टर ज्यादा आए, सिर्फ वही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया है। पीटीआई की क़यादत ने बानी पार्टी की हिदायत पर यह कदम उठाया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दीगर जमातों को न सिर्फ अपने जमहूरी एहतजाज के हक से महरूम किए जाने बल्कि धरने के दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुबैना फायरिंग के वाक़यात से भी आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रही है ताकि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जा सके और अपनी बात मौसर अंदाज में पेश की जा सके। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल ने सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त नहीं देती तो वो खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से जलसा मुनक्किद कर सकती है। पीटीआई ने अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया है ताकि आइंदा सियासी मामलात में गैर सियासी अफराद की मुदाखलत को रोका जा सके। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली के हवाले से ज़ेर गर्दिश अफवाहों की जेल हुक्काम ने सख्ती से तरदीद की है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई अडियाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं, उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है। जेल हुक्काम का कहना है कि बानी पीटीआई का रोज़ाना तिब्बी मुआयना किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल है और वो जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त अमला तैनात है और वो रोज़ाना 2 मरतबा वर्जिश भी करते हैं। जेल ज़राए ने भी बताया कि बानी पीटीआई 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं और 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद पार्टी की यह नई हिकमत अमली सियासी फ़ज़ा में नई बहस को जन्म दे सकती है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी और उनकी सेहत के हवाले से अफवाहों का सिलसिला अवामी दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की नाकामी के आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी अवामिल थे? ये तंजीमी कमज़ोरी थी या सियासी हिकमत अमली में कुछ गलती थी? जैसा कि अभी एक बयानी में भी कहा गया है, एक रद्दअमल में भी कहा गया है कि जो सियासी लोग हैं वही सिर्फ इस बात का फैसला करेंगे, गैर सियासी लोग आगे से किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से 3-4 अहम नुकात पर बात की जा सकती है कि जिसमें ये कहना अहम होगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्लान किया गया था उसके अंदर ऑप्शन बी या मुतबादिल मंसूबे की गुंजाइश मौजूद नहीं थी
और उस हवाले से बात नहीं की गई। मिसाल के तौर पर अगर डी चौक पहुंचा जाता है तो उसके बाद क्या लाहे अमल होगा, कौन मुज़ाकरात करेगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, वहां पर हुकूमत से किस तरह से डील करना है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो उस पूरी हिकमत अमली के अंदर से मिसिंग थे, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस हवाले से अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का सामना भी करना पड़ा है। और हुकूमत की जानिब से जब उनके ऊपर दबाव आया या ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त भी उन्हें परेशानी का सामना हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो एक बहस थी जिसके अंदर तहरीक इंसाफ में ये कहा जाता था कि इलेक्शंस क्योंकि हो रहे थे उस वक्त और एक हुकूमती दबाव था, सियासी इंतकाम का निशाना थी तहरीक इंसाफ, तो सियासतदानों की बजाय वकला ने पार्टी को लीड किया। और अब ये दोबारा आवाजें उठना शुरू हो गई है कि उस पूरे के पूरे सेटअप को चेंज करके दोबारा सियासतदानों को ये चीज वापस की जानी चाहिए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से भी पार्टी के अंदर कई सवालिया निशानात मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या उनकी लीडरशिप में मुजाहिरीन की तादाद तो बहुत मुतासिर कुन थी, लोग जोशो जज्बे के साथ आए भी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे ऐसा नहीं लगता कि उनकी हिकमत अमली कामयाब हो सकी। तो क्या उनका सियासत में किरदार होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस सतह का होना चाहिए, और बाकी जो पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन या अंडरस्टैंडिंग किस हवाले से होनी चाहिए। तो ये बातें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर पीटीआई के अंदर गुफ्तगू जारी है और आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ फैसले भी होना मुतवक्किल है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जो सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया गया है, ये किस हद तक मौसर साबित हो सकता है? ये जो हिकमत अमली है इसको किस तरह से देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए? जो सियासी तन्हाई इस वक्त है उनके लिए वो ख़त्म करने में मददगार होगी? क्योंकि पहले अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो वो तो चाहती थी मुज़ाकरात करना, लेकिन पीटीआई मना करती थी। अब किस तरह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो केस मौजूद है वो निहायत अहम इसलिए है कि उनका ये दावा है कि उनके मुजाहिरीन पर या उनके एहतजाज पर हुकूमत की जानिब से फायरिंग की गई और उसके अंदर लोग जानों से गए। और इस हवाले से जितने भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि फायरिंग बिल्कुल हुई है वहां पर और इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि उनकी तादाद कितनी थी, उस पर पीटीआई के जो बिग क्लेम्स हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल बहस जारी है। लेकिन मयसर लतीफ गोसा साहब ये कह रहे हैं कि 278 बंदे वहां पर फायरिंग से शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जो उनके क्लेम्स हैं उनकी वेरिफिकेशन अभी जारी है, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि जी वहां पर गोली चली ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर फायरिंग के वाकयात पेश आए थे। तो ये वो एक मौका है कि जिसको तहरीक इंसाफ लेकर दूसरी सियासी जमातों की जानिब जाना चाहती है कि हमारे साथ डी चौक पर जुल्म हुआ है और इस ज्यादती के नतीजे में हमें एक मुश्तरका अपोजिशन के तौर पे सामना आना चाहिए। इससे पहले जितने भी मामला थे वो सियासी नौइयत के थे, आईनी तरमीम का मसला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के केसेस हो, तो इसके ऊपर बातचीत तो होती थी। लेकिन इस मरतबा उनके पास जो पॉइंट है वो खासा प्रेजेंटेबल है, मुतासिर कुन है, कि जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डी चौक पर उनके साथ जुल्म हुआ है और हुकूमत की जानिब से जो मुजाहिरीन के ऊपर एक अंधाधुंध फायरिंग की गई है, तो इस हवाले से ऑपोजिशन जमातों को उनका साथ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं से मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठी हैं कि जिसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि हाँ वहां पर फायरिंग से कुछ मुजाहिरीन जो है वो कत्ल हुए हैं। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो एक कैंपेन होगी वो बिल्कुल ऐसी कैंपेन है कि जिसकी बुनियाद पे वो दूसरी सियासी जमातों से राब्ता करने में हक बजानिब हैं और इस हवाले से हो सकता है उन्हें दूसरी सियासी जमातों से कुछ ना कुछ अखलाकी हमायत भी मिले। तो ये वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा सियासी रहनुमाओं से और सियासी जमातों से राब्ते में रहेगी ताकि वो अपने लिए इस पॉइंट को हमायत हासिल कर सके। ठीक है, और पीटीआई की जो भी क़यादत है वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए भी काम कर रही है। एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। आपको लगता है इक़दाम पार्टी की तंजीम नौ में भी मददगार साबित हो सकता है? बुशरा बीबी के हवाले से पार्टी में लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ चुके थे। जी बिल्कुल, ये 2 पॉइंट्स तहरीक इंसाफ की इंटरनल वर्किंग में मौजूद है। पहला तो ये है कि बेगम इमरान खान का क्या सियासी किरदार होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो किस हद तक होना चाहिए और उनका फैसला साजी में उनका क्या इख्तियार होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है
वो इससे भी अहम है। वो ये है कि कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम और पंजाब की तंजीम के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये दावा किया जाता है कि हर एहतजाज के अंदर, हर जलसे जुलूस के अंदर हमारी हाजिरी जो है वो ज्यादा होती है और वो सारा कुछ हमें झेलना पड़ता है और पंजाब से उस तरह से रिक्वायर्ड नंबर नहीं आ पाता। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पंजाब का मौकफ ये है कि जी हम चूंकि गिरफ्तारियों की वजह से, क्रैकडाउन की वजह से, रोड ब्लॉक्स की वजह से इस सारी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन ये वो एक इख्तलाफ है जो इस वक्त बुशरा इमरान साहिबा की फैसला साजी और इख्तियार और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो आपसी इख्तलाफात हैं, ये दो वो अहम पॉइंट हैं कि जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को खासा नुकसान पहुंच रहा है। और अब देखना ये है कि क्या वो कमेटी इस हद तक इफेक्टिव होगी कि वो इन सारे इख्तलाफात को कम कर सके, या महज वो एक और कमेटी होगी और उसकी वर्किंग का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। हमारे साथ दूसरी तरफ बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी, उनकी सेहत से मुताल्लिक मुसलसल अफवाहें हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रहती हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिफरेंट पेजेस हैं जहां से ये बातें सामने आती हैं। तो ये इशू जो है, इस हवाले से भी कुछ क्लैरिफिकेशन है वो सामने आई है कि डेली मुआयना होता है, सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर है, डेली वो वर्जिश करते हैं और स्पेशली जो उनके लिए खाना है वो तैयार किया जाता है। उसके बावजूद भी इस तरह की जो अफवाहें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी पॉजिटिव हैं या कितनी नेगेटिव हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशली सोशल मीडिया का ये इशू है कि जिसके अंदर वहां पर गैर मुसद्दिका इत्तलाआत की भरमार होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकला मुकर्रर किए गए हैं, जो इमरान खान को जाकर मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनके बयानात इस हवाले से ज्यादा अहम होने चाहिए क्योंकि उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बानी पीटीआई से होती है। तो इसलिए फैसल चौधरी साहब की मुलाकातों का जो अहवाल है उसकी बुनियाद पे मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को फैसला करना चाहिए। और इस तरह की अफवाहों के जरिए शायद वो ये बयानिया बनाना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ऐसी किसी सख्ती का सोच रही है तो हुकूमत ऐसा ना करे। लेकिन जो वकला उनसे मिल के आते हैं, मेरे ख्याल में उनकी राय ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा अहम है और तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी उसी को ही तरजीह देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो ज़राए से आने वाली खबरें हैं, मेरा ख्याल है कि इनका सोशल मीडिया के ऊपर खासा नुकसान होता है और उससे आवाम के अंदर एक कंफ्यूजन भी पैदा होती है। ठीक है। हमारे साहब 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद जो फिर हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत ने उन तमाम चीज़ों को हैंडल किया और वो फाइनल कॉल जिस तरह से नाकाम बना दी गई, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा 6 माह का सियासी मंजरनामा आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं इसे फेज 1 कहता हूँ। 24 नवंबर का जो फेज 1 है उसमें तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली कि वो एक अच्छा क्राउड लेके इस्लामाबाद आ गए। लेकिन जो फेज 2 था जिसमें उन्होंने वहां पे बैठना था या हुकूमत का मुकाबला करना था, उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये हुकूमत का पहला साल है, हुकूमत ने 4 साल मजीद हुकूमत करनी है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ के पास 8 फरवरी के जो क्लेम्स हैं या उनका जो मैंडेट चोरी का इल्जाम है वो अभी भी वहीं के वहीं मौजूद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 महीने के गैप के बाद एक दफा फिर ये सारे मामला उसी तरह सामने आएंगे और हुकूमत को दबाव का सामना होगा, क्योंकि बुनियादी मसला फिर वही है कि इलेक्शन के मामले पर आप अपोजिशन को किस तरह से इंगेज करते हैं, उनके मुतालबात में अगर कोई जान है तो आप उसके ऊपर क्या कोई कमीशन बनाते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला होगा नहीं होगा, बानी चेयरमैन जो कि पीटीआई के इस वक्त जेल में है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये 2 वो बड़े पॉइंट हैं कि जिनके ऊपर अभी अगले 4 साल अगर हुकूमत को बड़े फैसले नहीं करती तो उन्हें तनकीद का सामना भी होगा। जलसे जुलूस मेरा ख्याल है 1-2 महीने के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो सकते हैं और जब तक ये 2 बड़े मसले हल नहीं होंगे उस वक्त तक हुकूमत प्रेशर में रहेगी और प्रेशर अगर चलता रहेगा तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासी इस्तेहकाम के जो ख्वाहिश है हुकूमत की जानिब से वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन ये सूरत हाल फिर आपको क्या लग रहा है, ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी या मजीद पेचीदा होगी? क्योंकि जो बातें हुकूमती हलकों में की जा रही हैं वो अब ये की जा रही हैं कि तमाम लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही लाए जा रहे हैं और वो भी सरबराही में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की। पहले भी ये मुतअद्दिद बार हो चुका है, इस बार फिर से ये हुआ क्योंकि दूसरे सूबों से हमने देखा कि वहाँ से अगर लोगों ने निकलने की कोशिश की है तो फिर हुकूमत ने उन तमाम तर लोगों को वहाँ से नहीं निकलने दिया। दूसरे सूबों की जो क़यादत थी वो भी हमें इतनी एक्टिव नहीं दिखाई दी। खैबर
पख्तूनख्वा में एक एज है उनके पास कि वहाँ पर उनकी हुकूमत है। जैसे हुकूमत गौर फिक्र करी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए या गवर्नर राज KP में लगा दिया जाए, इन दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाता है तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि गवर्नर राज की जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी महदूद हैं और उसके अंदर तकरीबन 60 दिन और उसके बाद एक दफा उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह के कोई कानूनी मामलात हैं। उसके बाद आपने फिर या तो इलेक्शंस की जानिब जाना होगा या सूबाई हुकूमत को हुकूमत वापस करनी होगी। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है कि जिसके अंदर अब देखना ये है कि फिलहाल तो हुकूमत के पास वहां पर ऐसी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो गवर्नर राज लगा के मामलात को ठीक कर लें। क्योंकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो वो 90 और 10 है। वहां पे जो लोकल ऑपोजिशन है वो तकरीबन 10% है, बल्कि 90% तहरीक इंसाफ है। तो उस सिचुएशन के अंदर गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो एक जज्बाती ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन उसका फायदे से ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी या गवर्नर राज, ये दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल तो बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पे हुकूमत को इसका नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर इस वक्त तक रियासत के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और वो रियासत के साथ राब्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की बात करते हैं। ठीक है, और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली रहेगी इन तमाम तर चीज़ों पर, वो पाकिस्तान के सियासी माहौल पर किस तरह से फिर असरअंदाज होगी? हुकूमत पर प्रेशर के हवाले से आपने बात की है, लेकिन बार बार अगर हम जलसों की बात करें, एहतजाज की बात करें, तो मुल्क तो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता अगर हमें मुआशी तौर पर भी स्ट्रांग होना है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक इसलिए है कि मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता सियासी इस्तेहकाम से होकर गुजरता है और इसीलिए मुझे लगता है कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि वो इस हवाले से कोई मुस्बत इक़दामात करे या स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो उन्हें बहरहाल इस मसले को हल करना होगा। और चूंकि रियासत के पास ऑफर करने को बहुत कुछ होता है तो इस मामले के अंदर तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं अगर इंगेज करना है तो फिर हुकूमत को उन्हें कुछ ना कुछ देना होगा, वगरना ये पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर दोनों जगहों पर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रहेगी, जिससे मुल्क के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन का माहौल रहेगा और अनसर्टेनिटी और गैर यकीनीपन में कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है या फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करने नहीं आता। तो ये चीजें आपस में बिल्कुल लिंक्ड हैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत को कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा, उस कुछ ना कुछ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानेगी, सेटिस्फाई होगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं 26 में आईनी तरमीम को भी वापस किया जाए, फिर जो इलेक्शन जिस तरह से वो कहते हैं चोरी किए गए, हुकूमत उन्हें दी जाए, तो ये तमाम तर चीजें किस तरह से पॉसिबल है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये चीजें मुमकिन है। हमारे पास उसकी दो मिसालें मौजूद हैं। एक तो जब ये 24 नवंबर का कारवान आ रहा था उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए और उससे पहले हमने देखा कि अगस्त में जब जलसा मुलतवी किया गया तो उस वक्त भी बैक डोर बातचीत के जरिए ऑप्शन निकाली गई और बातचीत की गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल अवेलेबल है, बातचीत हो सकती है, लेकिन चूंकि एतमाद का बहुत ज्यादा फुकदान है तो सबसे पहले एतमाद बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को इक़दाम करने होंगे ताकि वो जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी हो सके। और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मुज़ाकरात बिल्कुल माइनर और छोटी चीजों से शुरू होते हैं जहां से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर बड़ी चीजों के ऊपर आईनी तरमीम हो, धांधली हो, इमरान खान की रिहाई हो, ये सारी चीजें जो बाद में फिर आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, ऑप्शंस भी हैं और हमने ये देखा है माजी करीब में कि कहीं ना कहीं वो बातचीत भी हुई है। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा चैनल ओपन किया जाता है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं कामयाबी के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अब आपके साथ एक ऐसे शख्स का वाकया शेयर करते हैं जिसने सिर्फ $20 के नोट की बदौलत रातों रात करोड़पति बन गया। जी हाँ, ये वाकई सच है। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में एक शख्स जब घर का सामान खरीदने के लिए दुकान पर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक $20 का नोट पड़ा हुआ मिला। उस नोट ने उसकी ज़िंदगी को इस तरह तब्दील कर दिया कि उसने उससे लॉटरी का टिकट खरीदा और नतीजा ये निकला कि वो $10 लाख यानी तकरीबन 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जीत गया। ये तो सिर्फ एक नोट की कहानी है, लेकिन इसमें एक सबक भी पोशीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स का इरादा कुछ और लॉटरी टिकट खरीदने का था, लेकिन वो दुकान में मौजूद नहीं थे। इसके बजाय उसने $20 के नोट से जो टिकट खरीदा उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी एक छोटी सी चीज़ भी हमारे मुस्तकबिल को तब्दील कर सकती है अगर हम उसके मौके को संजीदगी से लें।
जब उसने लॉटरी जीती तो उसने फैसला किया कि वो पूरी रकम एक साथ लेगा, और जब टैक्सेस की रकम काटने के बाद उसको $4,29,000 उसके हाथ में आए तो उसने अपनी फैमिली के लिए उन सब चीज़ों को खर्च करने का इरादा किया जो वो चाहेंगे। ये सुनकर दिल को भी खुशी महसूस होती है कि वो अपनी खुशियों को अपने अजीज़ों के साथ बांटना चाहता है। उसने मज़ीद कहा कि वो और उसकी फैमिली एक मकामी होटल में जाकर वहाँ जो कुछ भी मौजूद होगा सब कुछ खाएंगे। ये खूबसूरत तस्वुर है कि किस तरह एक आम ज़िंदगी में अचानक खुशियाँ भरने के लिए सिर्फ एक नोट की ज़रूरत होती है। यह वाक़या में ये भी याद दिलाता है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खुशी थी। कभी कभी महज एक मौका, एक फ़ैसला या फिर एक छोटा सा कदम हमें कामयाबी की राह पर ले जा सकता है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में छोटी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार वही चीज़ें हमारे ख्वाबों को हकीकत में भी बदल सकते हैं। बड़ा हैरानकुन ये वाक़या रहा, जहाँ पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया और इस शख्स की और इसके जो ख़ानदान की ज़िंदगी वो तब्दील होकर रह गई है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। अब हम बात करेंगे मौसम सरमा की शिद्दत से भरपूर सीज़न के आगाज़ की, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, बर्फबारी और शदीद सर्दी ने मौसम को बदल दिया है। लेकिन खुशगवार तब्दीलियों के बावजूद हमें फ़ज़ाई आलूदगी और उसके असरात का भी सामना है, जो कि हमारी सेहत के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। जैसे लाहौर में हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 250 रिकॉर्ड की गई है और ये शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ रहा है। अमेरिका के काउंसुलेट में AQI की शरह 463, जबकि दीगर इलाकों में जैसे DHA, फेज़ 8, UMT और इंजीनियरिंग सर्विस में भी आलूदगी का तनासुब इस वक्त 400 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन कहते हैं कि इस आलूदगी की वजह से शहरियों के लिए मास्क पहनना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि 100 से 200 पार्टिकुलेट मीटर्स की मिकदार सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। दूसरी तरफ कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी का मसला बढ़ रहा है, जहां आलूदगी के ज़रात की मिकदार 199 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है और शहर आज भी हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर होने का एजाज़ रखता है। लेकिन लाहौर और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले की निस्बत बेहतरी आ रही है, जिसका बुनियादी सबब मौसम की तब्दीली है। बारिशों के असरात भी हैं जो कि फ़ज़ा को साफ़ करने में मदद दे रही हैं। यही नहीं बल्कि महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कुछ इलाकों में मौसम ठंडा भी हो रहा है और वहाँ भी बारिश की तवक्को की जा रही है, जो सर्दी को मज़ीद बढ़ा देगी। ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान में ज़ियारत और बशीन में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, जबकि नारान में बर्फ़बारी के बाइस सयाहों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं और वहाँ का जो सयाहती सीज़न है उसका भी इख्तिताम हो चुका है। मजमूई तौर पर तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ हमें सर्दी और बारिशों का सामना है, वहीं दूसरी तरफ आलूदगी की सूरत हाल भी संगीन है, जो हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। इस मौसम में आवाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नज़र रखनी चाहिए और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मौसम के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, सर्दी की जो शिद्दत है इस बार आपको क्या लगता है ज़्यादा होगी? जैसे हमने देखा कि गर्मियों की भी शिद्दत ज़्यादा थी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सर्दी की अगर हम बात करें तो सर्दी जो है दिसंबर के आते ही आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू हो गई है। ताहम इस बात की तवक्को है कि सर्दियां क्योंकि दिसंबर से ही मोस्टली हमें नज़र आना शुरू होती हैं और जैसा कि आपने बात की कि सर्दी ज़्यादा शिद्दत की होगी, तो एक शॉर्ट स्पैन के लिए जनवरी में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, यानी कि जो नॉर्मल से सर्दी ज़्यादा हो सकती है। ताहम जो अब तक के आप मौसमी पैरामीटर्स की बात करते हैं तो नवंबर तक जो हमारे दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहे हैं। ताहम इस बात की तवक्को है कि जो मौजूदा मगरबी हवाओं का सिलसिला जो इस वक्त इंतहाई शुमाली बलूचिस्तान और KPK या अपर कंट्री पर असरअंदाज हो रहा है, इसके निकलते ही 4 या 5 तारीख से जो है हमारे टेम्परेचर मज़ीद गिरना शुरू हो जाएंगे और इस बात की तवक्को है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो बारिशों का सिलसिला है वो पंजाब में कब से शुरू होगा? देखिए जी, ये बारिशों का जो ये सिलसिला अभी चल रहा है ये आपके ईस्टर्न पंजाब को तो शायद मुतासर ना करे, ताहम आपका सरगोदा, बखर और इससे मुलिका इलाके जो हैं यहाँ साउथ पंजाब के जो आपके डेरा गाजी खान के हिल टॉरेंट्स हैं वहाँ पर तो बारिश हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान में बारिश हुई है, KPK में और अपर जैसे आपने बताया नारान वाली साइड, यहाँ जो हमारे इंतहाई शुमाली इलाके हैं वहाँ बारिश के साथ पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी हो गई है। ताहम इस बात की तवक्को नहीं है कि ये बारिश जो है वो ईस्टर्न पंजाब जिसमें आपका उकाड़ा, फैसलाबाद या लाहौर आप कह लें, तो वहाँ कोई बारिश असरअंदाज होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जिस तरह से नारान में बर्फबारी के बाद सब रास्ते भी बंद हो गए हैं, कोई और ऐसे इलाके जहाँ पर रास्ते बंद हो गए हों जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है?
देखिए टूरिस्ट अब जैसे कि सर्दी बढ़ती जा रही है तो अब गलियात, आपको पता है गलियात से आगे जो हमारे इंतहाई केपीके के जो आपके नारायण कागान और दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो दिसंबर के साथ ही बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। ताहम अभी भी सयाहों के लिए गलियात ओपन है, मरी ओपन है। तो आप जो नियरेस्ट इलाके हैं इनको आप एबटाबाद है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ठंड देखने को मिलेगी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी मिलेगी। ताहम कागान से आगे जाहिर सी बात है कि बर्फ़बारी जो है वो डेंस हो जाती है, तो वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात करें तो उसमें पहले से तो हमने देखा कि काफ़ी बेहतरी आ गई है। मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है, जैसे जैसे बारिशें भी हो रही हैं? जी देखिए, ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद जो है वो हमारी फॉग जो है वो प्रॉपर डोमिनेट करना शुरू कर देगी, जिसके बाद जो स्मोक का जो आपका पैरामीटर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब स्मोक आपकी फॉग आ जाएगी तो उससे जो है वो आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसी तरह आपने कराची की बात की तो कराची में भी डस्ट पार्टिकल खुश्क मौसम की वजह से ज़्यादा है। कराची में गो के स्मोक का असर नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक सनती शहर है तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल और स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची का भी ख़राब हो जाता है। ठीक है रंजन साहब, एयर क्वालिटी इंडेक्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या आगे की प्लानिंग मज़ीद है मसनूई बारिश के हवाले से? देखिए फिल वक्त मसनूई बारिश का कोई ऐसा सिलसिला, कोई बादलों का सिलसिला अवेलेबल नहीं है कि हम मसनूई बारिश कर सकें। ताहम ये बात पहले भी कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या आलूदगी है, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 सालों में ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए प्रोलॉन्ग प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस लॉन्ग प्लानिंग के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से क्या सिफारिशात पेश की गई, क्या एडवाइजरी है आप लोगों की तरफ से हुकूमत के लिए भी? देखिए जब प्लानिंग की बात होती है तो सबसे पहले तो सबसे जो आसान तरीका है वो तो दरख्त लगाना है। दरख्त जितने आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हम सब के लिए, और ये लॉन्ग टर्म भी होगा। दरख्त लगाना मकसद नहीं होता, उसको फिर सेंचना भी होता है, उसको एक उस हद तक लाना होता है कि वो नौज़ायदा से एक दरख्त बन जाए ताकि वो हमें भरपूर जो है वो फ़ायदा दे सके। हम क्या करते हैं, हम दरख्त तो लगा देते हैं, वक्ती तौर पर कोई हम जब कोई हाइप क्रिएट होती है या कोई ड्राइव शुरू करते हैं तो दरख्त लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम दरख्तों का बाद में ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो अगर हमने 10 दरख्त लगाए होते हैं तो उसमें से शायद कोई 1 या 2 जो है वो अपनी प्रॉपर जो है निगहदाश्त कर पाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप दरख्त लगाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक उसका ख्याल भी रखें ताकि वो जब पनपेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, और आप किस तरह से देखते हैं लोगों को इस हवाले से क्या एहतियात करने की ज़रूरत है जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं हो रहा? जी अंजुम साहब, सुन पा रहे हैं हमें? जी आपने क्या कहा, मैं नहीं सुन पाया। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोगों के हवाले से आप क्या समझते हैं, मजीद उन्हें किस किस्म की एहतियात करने की जरूरत है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में रहते हुए? देखें जी, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। फिर जो डस्ट पार्टिकल आपके इनहेल होते हैं वो आपका रिस्पायरेटरी ख़राब करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल जैसे गर्मियों में ज़्यादा होता है, इसी तरह सर्दियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें। पानी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा होने की वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने के साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सर्विसेज में भी मुश्किलात का सामना है। सारिफीन तस्वीर और वीडियोज़ अपलोड करने और डाउनलोड करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं और आए दिन हम ये देख रहे हैं कि दिन का कोई ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर आपको इंटरनेट की जो फराहमी है वो बेहतर तरीके से नहीं मिल रही होती। बहुत से सारिफीन ऐसे हैं जो कि फिर VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए इन ऐप्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये इंटरनेट की सुस्त रफ्तार न सिर्फ अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, बल्कि अगर हम अपनी कारोबारी सरगर्मियों को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जितना भी IT सेक्टर है वो हुकूमत से इस वक्त नालां दिखाई दे रहा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ तालीमी मकासद के लिए भी एक बड़ी रुकावट बन चुकी है। वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको इंटरनेट की जो फराहमी है वो मुसलसल नहीं मिल रही है। कई कारोबारी हजरात के लिए VPN के ज़रिए काम करना ज़रूरी हो गया है, लेकिन जो सुस्त इंटरनेट कनेक्शन है और VPN के काम ना करने की वजह से उनकी मुश्किलात में अब मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है।
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने हाल ही में कहा है कि वज़ारत दाखिला की हिदायत पर सोशल मीडिया ऐप एक्स को बंद किया गया है क्योंकि पाकिस्तान में इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 2% से कम है। वज़ीर का यह भी कहना था कि एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर हमले होते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए PTA और वज़ारत दाखिला को फैसला करना पड़ता है। इस सुस्त रफ्तार इंटरनेट का एक और संगीन असर ये भी है कि MD CAT के रीटेस्ट के उम्मीदवारों को एडमिट स्लिप्स नहीं मिल पा रही हैं। सिंध टेस्टिंग सर्विस STS की वेबसाइट में मसाइल आ रहे हैं, उम्मीदवारों के पोर्टल्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वक्त पर मालूमात और मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। STS के हुक्काम कहते हैं कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से वेबसाइट पर मसाइल आ रहे हैं। एक और अहम पहलू है VPNs के हवाले से सामने आया है, जिस पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने 30 नवंबर से तमाम गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अब PTA ने इस फैसले को मौखिर करते हुए कहा है कि कानूनी बुनियाद न होने के बायस VPNs पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और ये 30 नवंबर के बाद भी चलते रहेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs पर पाबंदी लगाने की जो दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वज़ारत कानून ने इस बात पर मशवरा दिया कि VPNs को ब्लॉक करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। इंटरनेट की जो बंदिश है और VPN के रजिस्ट्रेशन के जो फैसले के बावजूद जो फ्रीलांसर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कारोबारी इदारे हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा सईद ने भी इस पर बात की। तशवीश का इजहार उन्होंने किया कि PTA के मौजूदा रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो तमाम फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इस सूरत हाल में कई अफराद, खुसूसन ऑनलाइन काम करने वाले प्रोफेशनल्स, जो अपने रोज़गार के लिए VPNs का इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि मज़ीद पेचीदगियाँ आ रही हैं। मुख्तसर ये है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार है, जिसकी बदौलत और उसके साथ साथ VPN की रजिस्ट्रेशन की जो पाबंदियाँ हैं, ये ना सिर्फ फ़र्द की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करें, बल्कि अगर हम अपने मुल्क की मईशत को भी बात करें और कारोबारी सरगर्मियों की बात करें तो उस पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये मसाइल अब मज़ीद पेचीदा हो गए हैं जब हुकूमत और PTA के फैसले आपस में मुतज़ाद हो गए हैं। कानूनी पेचीदगियाँ भी सामने आ रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत को जल्द अज जल्द एक मजबूत और वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, ताकि इंटरनेट की ये जो सुस्त रफ्तार है, VPN की बंदिश है, ऐसे मसाइल का तदारुक किया जा सके, क्योंकि हमारा जो IT सेक्टर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, वो तमाम लोग जिनका रोज़गार इंटरनेट से मुंसलिक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करते हैं तमाम ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन हम किसी भी राइड के हवाले से बात करते हैं, अपने आने जाने के लिए जो हम टैक्सी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ओवरऑल हमारे माशरे पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब भी हम IT सेक्टर की बात करते हैं तो मिसालें कोट करते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन वहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं हैं। तो इन मसाइल का हल हुकूमत को निकालना है कि अगर फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया गया है तो उस फायरवॉल के थ्रू अब देखना ये ज़रूरी है कि कौन से लोगों के डाटा को ब्लॉक करना है, या फायरवॉल किस तरह से काम करे कि जिन लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है उनको किसी किस्म का मसला नहीं आना चाहिए। जो तालिब इल्म हैं उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर नहीं होनी चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो ऐसे फ्रीलांसर्स बच्चे हमारे जो बाहर लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए अब काफ़ी मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि उन फ्रीलांसर्स का जो बिज़नेस है वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहा है। जैसे UAE की अगर हम बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, या हिंदुस्तान की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस इंटरनेट की वजह से लोगों को पेश आ रही हैं, जिस पर हुकूमत को यकीनी तौर पर सोचना चाहिए।